The limit is not 5 minutes. Okay. So, I'm not even in a position to think that how the whole company chapter will be revised just before one day before exam, or just how it will be possible in 1 hour. So here we are trying. Here we are basically क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं अगर आज पॉसिबल होगा तो उस दिन भी होगा, और सपोज हो सकता है आज पॉसिबल ना हो, बट स्टिल व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर इज वी कैन डू दैट मच एफर्ट कि वो एक दिन में कंपनी ऑडिट चैप्टर 10 पूरा रिवाइज हो जाए इंक्लूडिंग कारो एंड ऑल. थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा पुश हमें भी करना पड़ेगा. सो ये है पीडीएफ एंड ये है वर्ड, दोनों एक ही हैं. तो द कंपनी ऑडिट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ ईच एंड एवरी पॉइंट. वी आर हियर बाय कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट. सो स्टार्ट तो करते हैं. लेट्स होप जो भी हो. 1 minute already we have taken. The company audit learning outcomes क्या होंगे? What will be the learning outcomes of the company audit के? After studying this chapter, you will be able to. इस chapter को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा? हमें qualification और disqualifications पता चलेंगे auditor के. We will know about the procedures. प्रोसीजर पता चलेगा, अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, रीअपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, फाइलिंग अप ऑफ द कैजुअल वैकेंसी के क्या प्रोसीजर है, कैसे हम कैजुअल अपॉइंटमेंट का क्या होगा, दोबारा से रीअपॉइंटमेंट का क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के क्या प्रोविजन होंगे, और ऑडिटर को रिमूव कैसे किया जाएगा. वी विल अंडरस्टैंड द पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर. पावर्स एंड ड्यूटी क्या है ऑडिटर की, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे. समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद अंडरस्टैंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू रोटेशनल रिटायरमेंट के रिलेटिंग जो भी प्रोविजन है वो हमें पता चल जाएगा. तो यहाँ तक हमारा कुछ भी आउट ऑफ द एरिया नहीं जा रहा है. उसके बाद आ रहा है चैप्टर ओवरव्यू. चैप्टर ओवरव्यू में हमें क्या क्या पढ़ना होगा. चैप्टर ओवरव्यू में बेसिकली हमें जो पढ़ना होगा वो क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. कैसे कंपनी ऑडिटर, कंपनी का जो कंपनी की जब हम ऑडिट कराएंगे तो अपॉइंटमेंट कैसा होगा ऑडिटर का. कंपनी की जब ऑडिट कराएंगे तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा ऑडिटर का. रोटेशन ऑफ ऑडिटर को रिलेटिंग जो प्रोविजन है वो रीड करेंगे. ऑडिट कमेटी कैसे बनाई जाएगी वो देखना पड़ेगा. ऑडिटर की रेमुनरेशन से रिलेटिंग जो भी प्रोविजन है ऑडिटर की रेमुनरेशन को लेके वो. रिमूवल ऑफ ऑडिटर का रिमूवल कैसे होगा. सीलिंग लिमिट क्या है. पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है ऑफ ऑडिटर की. व्हाट आर दी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. ऑडिट रिपोर्ट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. ऑडिट रिपोर्ट के एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग. जॉइंट ऑडिट के बारे में बात करेंगे. जॉइंट ऑडिट को लेके रिलेटिंग नवंबर 22 में भी क्वेश्चन था. ऑडिट ऑफ ब्रांच को रिलेटेड लेके जॉइंट ऑडिट ऑलरेडी आ चुका है, बट हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज आईसीआई को प्रेडिक्ट करना इज टोटली इम्पॉसिबल. वी कांट लिव एनी टॉपिक. सो जॉइंट ऑडिट भी हम उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना चाहेंगे जिससे कि हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे. ऑडिट ऑफ ब्रांच क्या होगी, कॉस्ट ऑडिट क्या होगी, पनिशमेंट क्या होगी फॉर द नॉन कंप्लायंस. उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स, कारो रिलेटिंग पॉइंट्स भी आएंगे, वो यहाँ नहीं दी है तो दैट इज द अनदर थिंग. जिस सीक्वेंस में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जो बुक के अकॉर्डिंग करें तो वैसा, और सपोज इन बिटवीन अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दे तो वो अलग बात है. उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे हमारा पूरा एक पेज क्यों छूट रहा है अंडर द पीडीएफ, पता नहीं. पीडीएफ का आगे से एरर है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. जो सेक्शंस है, जो कि सेक्शंस कवर किए जाएंगे. सेक्शंस कौन कौन से कवर किए जाएंगे. व्हाट आर दी सेक्शंस टू बी कवर इन दिस चैप्टर में हमें ये सारे सेक्शन पढ़ने हैं. यानी कि सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 के हमें सारे सेक्शंस को रीड करना होगा. सेक्शन जो कि कवर होंगे इन दिस चैप्टर में होगा सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ये बेसिकली मॉड्यूल ही है. मॉड्यूल को मैंने पीडीएफ में और वर्ड में इसलिए कन्वर्ट कर रखा है बिकॉज इन बिटवीन कुछ जो एज वी आर डूइंग द स्टूडेंट स्टडी, अगर सपोज बीच में कुछ ऐसा आता है जो किसी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो मैंने एज अ स्टूडेंट उन्हें कंसिडर किया है, और जो मुझे बेस्ट टीचर लगेंगे उन्हीं का मैं कंटेंट जिनका मुझे ज़्यादा समझ आता है. ऑल टीचर्स आर बेस्ट बट स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है. सो मैंने बीच में कुछ टीचर्स के पॉइंट्स भी डाले हैं या जो उन्होंने शॉर्टली बताया है कि इट विल बी मच बेटर एंड एनहेंस आवर टेक्निक्स एंड ऑल्स, तो वो भी यूज़ किया. अदरवाइज आई रिलाई
95% मेरा रिलायंस मॉड्यूल पे ही रहता है। इंट्रोडक्शन क्या, व्हाट आर द सेक्शन कवर्ड इन दिस चैप्टर, कौन कौन से सेक्शन कवर होंगे। सेक्शन 139 बात करता है समथिंग रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 139 बात करता है अबाउट दी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट कैसे होगा ऑडिटर का, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे दैट वी विल लर्न, रिसाइट, रिवाइज एंड मूव अहेड, क्योंकि हमें लर्न भी करना है, रिसाइट भी करना है, रिवाइज भी करना है, उसके अलावा हमें आगे भी बढ़ते रहना है। एक ही सेक्शन पे हम बहुत ज्यादा तो नहीं रुक सकते हैं, बट स्टिल वी विल ट्राई टू कवर, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो विल बी देयर। तो सेक्शन 139 क्या आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, सेक्शन 139 उसके साथ डील करता है। सेक्शन 140 बताता है अबाउट द रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। सेक्शन 140 में ऑडिटर रिमूव करेगा, या तो ऑडिटर को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि कंपनी ने किया है। रेजिग्नेशन, ऑडिटर अपना रिजाइन मार के जा रहा है। ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस किस केस में देने की जरूरत है। सेक्शन 139 कैसे ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगा, कैसे ऑडिटर आएगा। सेक्शन 140 कैसे ऑडिटर जाएगा, फिर वो रिमूवल से हो या रेजिग्नेशन से हो। सेक्शन 141 कौन ऑडिटर बन पाएगा, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी ऑफ ऑडिटर की। ये सीक्वेंस, बुक के सीक्वेंस में सबसे पहले सेक्शन 141 है एंड देन 144 है, और हमें 141 और 144 को क्विकली रिवाइज करना है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी वी मेक वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, और ये इजी है तो हम इसको जल्दी जल्दी रीड कर सकते हैं। सेक्शन 142 भी काफी छोटा सेक्शन है, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर को लेके। सेक्शन 143 बात करता है समथिंग रिलेटिंग टू द व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। पावर्स एंड ड्यूटी क्या होगी ऑडिटर्स का और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। सेक्शन 144 बोलता है ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ऑडिटर तुम्हें कौन सी सर्विसेज को रेंडर नहीं करना है। सेक्शन 145 बताता है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, कैसे ऑडिटर साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट को, सेक्शन 145 बताएगा। सेक्शन 146 बोलता है ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग को कैसे अटेंड करेगा, हाउ द ऑडिटर विल अटेंड द जनरल मीटिंग। सेक्शन 146 ही सेक्शन 143 के अंदर आता है बिकॉज उसमें एक है कि हाउ द ऑडिटर टू अटेंड द जनरल मीटिंग, नोटिस करके एक पॉइंट है। सो सेक्शन 143 में ही आ जाता है उसके, जब हम उसकी राइट्स के बारे में बात करते तब। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावीन किया है सेक्शन 139 से लेकर 146 तक तो 147 में पनिशमेंट दी है। और सेक्शन 148 है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनी, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है ऑडिट ऑफ आइटम्स को, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज से रिलेटेड। तो एक बार व्हाट वी नीड टू डू इज क्विकली गो थ्रू ऑल द सेक्शंस। अगेन वी आर रिवाइजिंग दैट सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148। सेक्शन 139 बात करता है अबाउट दी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स को लेके। सेक्शन 140 इज फॉर द रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। Section 141 talks about the eligibility, qualification and disqualification of the auditor. Section 142 is the remuneration of auditors. Section 143 is the powers and duties of auditor and auditing standard को लेके। Section 144 is auditor not to render certain services, नहीं render कर सकता है। Section 145 is auditor to sign the audit report. Section 146 is the auditor to attend the general meeting. Section 147 is for the punishment क्या होगी contravention के लिए। सेक्शन 148 इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, कैसे सर्टेन कंपनी के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट, कैसे ऑडिट किया जाएगा ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज के केसेस में, सर्टेन कंपनीज जो रेगुलेटेड है, नॉन रेगुलेटेड है, जो भी वो हम सेक्शन 148 में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 इज अ रूल बेस्ड एक्ट। हमें भी पता है कि जो कंपनीज एक्ट है 2013 वो एक रूल बेस्ड एक्ट है। सेक्शन 139 से लेके 148 जो है कंपनीज एक्ट का, हियर इन रेफर टू एज द एक्ट अनलेस अदरवाइज मेंशन, डील करता है विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैसे ऑडिट ऑफ कंपनीज के ऑडिट कैसे होगी, तो सेक्शन 139 से लेके 148 तक बातें करता है। Therefore, it is quite important to understand this provision very carefully. इसीलिए
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन प्रोविजन को कैसे केयरफुली स्टडी करें. You may also study section 128 to 138 relating to accounts of company. लॉ में हम पढ़ते हैं section 128 से लेके 138 तक, और हमने पढ़ा है about something relating to the accounts of a company. section 139 से 148 something relating to the audit of company से related है. For the better understanding of the subject, the provision relating to audit broadly deal who can be appointed as an auditor under the act. जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू ऑडिट ब्रॉडली डील करता है कि कौन किस ऑडिटर का कैसे अपॉइंटमेंट होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, क्या किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, रिमूवल क्या होगा ऑडिटर का, राइट्स एंड ड्यूटी क्या होगी ऑडिटर की. स्कीम ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू ऑडिट इज गिवन बिलो फॉर द क्विक रेफरेंस. व्हाट वी डू हियर बाय इज क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं. क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं. एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी ऑडिटर की. एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी ऑडिटर की. कौन आदमी एलिजिबल होगा क्वालिफिकेशन के लिए और कौन डिस्क्वालीफाई होगा, ये सारा बात करता है. The provision relating to eligibility, qualification and disqualification of auditor are governed by section 141 of the Companies Act 2013. Herein referred to the act, the main provision are stated below. जो एलिजिबिलिटी को लेके जो सेक्शन है, क्वालिफिकेशन को लेके जो सेक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके जो सेक्शन है, वो होल सेक्शन इज 141. तो सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 और 2 बात करेगा समथिंग रिलेटेड टू दी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के बारे में. डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 बात करेगा. करेक्ट. तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2. इंडिविजुअल के लिए क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे पर्सन के पास सीओपी भी होनी चाहिए. सीओपी भी होनी चाहिए. हमें पीडीएफ को एडिट तो क्या होगा, पेन से लिख देंगे कि सेक्शन 141 की जो एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है, यहाँ पे सीओपी भी आना चाहिए. सीओपी यहाँ पे एडिट तो पॉसिबल नहीं होगा. COP COP भी आएगा CA के साथ, मतलब पर्सन CA तो होना ही चाहिए, उसके अलावा उसके पास COP भी होना चाहिए. करेक्ट. तो हम यही बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, एनी पर्सन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, एनी पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एलिजिबिलिटी में इंडिविजुअल में क्या है, एनी पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, एलिजिबल है कंपनी की ऑडिट करने के लिए. फर्म के लिए क्या बोलता है, वेयर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, अगर आपका ऑडिटिंग पार्टनर, अगर आपका फर्म है तो वेयर मेजोरिटी ऑफ अ पार्टनर शुड बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. जहां पे मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, इंडिविजुअल के केस में एनी पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. फर्म के केस में वेयर मेजोरिटी ऑफ अ पार्टनर शुड बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. इसमें भी क्या होना चाहिए, और शुड बी द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, मतलब चार्टर्ड तो होने चाहिए, और सीओपी मतलब वही प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. एलएलपी के केस में ओनली पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ओनली ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन behalf of the firm. on the audit report पे कौन साइन कर सकते हैं, only the partner who are chartered accountant are only authorized to act and sign on behalf of the firm. अब ये हमारी मॉड्यूल की लैंग्वेज है, ये टीचर्स का रेफरेंस है, ये हमारे मॉड्यूल की लैंग्वेज है. इंडिविजुअल के लिए हमने क्या पढ़ा, वो वापस दोबारा से पढ़ेंगे. सो देयर विल बी आवर डबल रिविजन इन अ सिंगल वे. A person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant. एक पर्सन जो है एलिजिबल होगा अपॉइंटमेंट के लिए एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली, सिर्फ और सिर्फ तब जब वो क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तो अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट मे बी नोटेड दैट द फर्म के केस में वेयर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, एंड होल्डिंग दी शुड बी क्या होना चाहिए, वेयर फर्म के केस में वेयर द मेजोरिटी ऑफ अ पार्टनर शुड बी द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. LLP के केस में only the partner who are authorized to act and sign the audit report on behalf of the firm.
उसके बाद वेर और एलएलपी के केस में एलएलपी एलिजिबल है, इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली द पार्टनर और चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अंडर सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, तो फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, नेमली कौन कौन से पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे अपॉइंटमेंट के लिए, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे, पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 बताता है कि कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाई होंगे, कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाई होंगे। तो पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बट एलएलपी एलिजिबल है ऑडिट करने के लिए, बट अदर देन एलएलपी, इसीलिए यहाँ लिखा है कि बॉडी कॉर्पोरेट तो एलिजिबल नहीं है बट एलएलपी है, तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी एक्सेप्शन में डाला है दैट अदर देन एलएलपी है इस वजह से। तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड है, हम क्या बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन से पर्सन जो है वो एलिजिबल है या कौन से पर्सन नहीं है। तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी एक्ट 2000, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी एक्ट 2008, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट तो है, बॉडी कॉर्पोरेट तो है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, उसके बाद बात करते तो मतलब बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल नहीं है अदर देन एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। उसके बाद एन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, हम क्या बोलते हैं एक ऑफिसर अगर कंपनी का ही ऑफिसर है, कंपनी का ही एम्प्लॉय है, कंपनी तुम ऑडिटर तुम कंपनी के ही ऑफिसर हो, तुम उसी के एम्प्लॉय हो, तो तुम ऑडिट नहीं कर सकते। हाउ कैन यू बी इंडिपेंडेंट पर्सन, जब तुम उसी का काम करोगे तो तुम इंडिपेंडेंट, तुम बायस होगे, तुमने कुछ गलत रिपोर्टिंग दे दी, तुमने कुछ एडवर्स रिमार्क दे दिए, तो हो सकता है कंपनी तुम्हें निकाल दे। तो इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही नहीं हुआ ना, एग्जामिनेशन क्या करेगा वो इंडिपेंडेंट। तो दिस इज द सो बेसिक पॉइंट, एक ऑफिसर और एम्प्लॉय जो होता है कंपनी का वो एलिजिबल नहीं होता है, एक ऑफिसर और एम्प्लॉय जो होता है कंपनी का वो एलिजिबल नहीं होता है ऑडिट करने के लिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी एक्ट 2008, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी एक्ट 2008 यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल नहीं है। नंबर 2 में कौन एलिजिबल नहीं है, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी एलिजिबल नहीं है। नंबर 3 क्या बोलते हैं हम, व्हाट इज नंबर 3 टॉक्स अबाउट, नंबर 3 एनी पर्सन और पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, एनी पर्सन और पार्टनर कोई भी पर्सन या पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। अच्छा चलो मान लिया तुम कंपनी के ऑफिसर नहीं हो, तुम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, बट तुम उससे किसी ऐसे पर्सन की एम्प्लॉयमेंट में हो, पर्सन या ऐसे पार्टनर के एम्प्लॉयमेंट में हो जो कि कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय हो, तो भी तुम एक इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं कर पाओगे। तो एनी पर्सन और पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय, अगर तुम डायरेक्टली ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं हो, इनडायरेक्टली भी तो हो सकते हो किसी पर्सन पार्टनर की, एनी पर्सन पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर एम्प्लॉय, अगर तुम क्या हो एनी पर्सन पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो भी तुम एलिजिबल नहीं होंगे, तो भी तुम क्या नहीं होंगे, तो भी तुम एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, सेकंड ऑफिसर एम्प्लॉय, ऑफिसर हो या फिर एम्प्लॉय हो ऑफ द कंपनी के, और थर्ड एनी पर्सन और पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय, अगर कोई भी पर्सन एनी पर्सन और पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। देन फोर्थ बात करता है समथिंग रिलेटेड टू पर्सन पार्टनर और रिलेटिव इन कंपनी, अगर आप क्या हो, अगर पर्सन पार्टनर और रिलेटिव, अगर इफ दी पर्सन पार्टनर, अगर पीपीआर, व्हाट इज पीपीआर, पर्सन पार्टनर रिलेटिव, पर्सन पार्टनर रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन कैश, अगर आपने सिक्योरिटी को होल्ड किया है इन द कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी और होल्डिंग, अगर इफ दी पर्सन पार्टनर एंड रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी, अगर पर्सन पार्टनर और रिलेटिव ने अगर सिक्योरिटी को होल्ड कर रखा है, इफ द पर्सन पार्टनर एंड रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन द कंपनी सब्सिडरी एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, हम क्या बोलते हैं, इफ द पर्सन पार्टनर एंड रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग एन एसोसिएट ऑफ सच कंपनी, इट मे बी नोटेड, फिर आगे अलग आ जाता है, दीपिका मैम की लैंग्वेज में वो क्या बोलते हैं, सैंडविच। इसे डिस्कस करते हैं, फिर हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो अगर कोई पर्सन पार्टनर और रिलेटिव है, इफ एनी, देखो बच्चा,
इफ एनी पर्सन पार्टनर एंड रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, अगर कोई भी सिक्योरिटी को होल्ड कर रखा है, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी रिलेटिव, फिर क्या बोला, देखो यहाँ से पढ़ते हैं, अगर किसी पीपीआर ने इफ द पर्सन पार्टनर एंड रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी को होल्ड कर रखा है, किस में कर रखा हो, या तो कंपनी में या उसकी सब्सिडरी में, किस में कर रखा हो, या तो कंपनी में या एसोसिएट में या सब्सिडरी में या होल्डिंग में, नीचे से पढ़ते हैं, होल्ड कर रखा हो सिक्योरिटी को कंपनी में, या तो कंपनी में या फिर सब्सिडरी में, ये हटता नहीं, आई डोंट नो, या तो कंपनी में या फिर सब्सिडरी में या फिर होल्डिंग में या फिर एसोसिएट में या फिर सब्सिडरी यानी कि कंपनी, और क्या होगा, कंपनी उसी की सब्सिडरी, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। तो भी अगर आपने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है इन द कैश, सिक्योरिटी होल्ड कर रखी, दिस इज द सो commonly used technique to learn the disqualification of the PPR holding security in cash, where the PPR holding security, PPR is the person, partner and relative, अगर कोई भी security hold करता है, if the person, partner and relative is holding any security in the company, associate, subsidiary, holding and subsidiary of such a holding company, फिर इट मे बी नोटेड एट द रिलेटिव जो है वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और इट मे ऑल्सो बी नोटेड एट द कंडीशन ऑफ 1 लाख जो है shall be wherever relevant be applicable to the company in case of a company not having the share capital or other security, यानी कि अगर कैपिटल नहीं हो तो इसलिए इंटरेस्ट वर्ड यूज किया है। और उसके बाद स्टूडेंट में नोट दैट इन द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय रिलेटिव अबाउट द थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब लिमिट, सपोज किसी ने थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा की सिक्योरिटी होल्ड कर ली, तो जो करेक्टिव एक्शन है टू मेंटेन द लिमिट स्पेसिफाई अबाउट शेल बी टेकन बाय विद इन 60 डेज, ऑडिटर के द्वारा रिलेटिव को बोलना होगा 60 डेज के अंदर अंदर ऑफ सच एक्विजिशन और इंटरेस्ट। और एक और पॉइंट जो फॉलोइंग पॉइंट्स है मेरिट कंसिडरेशन के इन दिस रिगार्ड, वो क्या है, जो वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ रुपीज 1 लाख की दैट कैन बी हेल्ड बाय द रिलेटिव, वो फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है। जो लिमिट है 1 लाख की वुड बी एप्लीकेबल वेयर सिक्योरिटी आर हेल्ड बाय द रिलेटिव ऑफ एन ऑडिटर, सिक्योरिटी जो है वो होल्ड कर सकता है 1 लाख की ओनली और ओनली रिलेटिव, सिक्योरिटी जो है वो जो कि होल्ड कर सकता है, सिक्योरिटी जो होल्ड कर सकता है रिलेटिव वो 1 लाख है, और सिक्योरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव ही होल्ड कर सकता है। तो हम क्या बोलते हैं, एंड नॉट वेयर द सिक्योरिटी आर हेल्ड बाय एन ऑडिटर हिमसेल्फ और हिज पार्टनर, अगर ऑडिटर और पार्टनर होल्ड कर ले तो इन केस ऑडिटर और पार्टनर सिक्योरिटी ऑफ इवन ए स्मॉल वैल्यू, छोटी सी वैल्यू की भी कर दी तो भी वो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर पार्टनर एक छोटी सी भी सिक्योरिटी रख लेता है तो वो एक्चुअल में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला है, ग्रेस पीरियड जो है 60 डेज का करेक्टिव एक्शन, ग्रेस पीरियड जो है 60 डेज का करेक्टिव एक्शन का वो अप्लाई होता है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द रिलेटिव, यानी कि करेक्टिव एक्शन का जो ग्रेस पीरियड है 60 डेज फॉर द करेक्टिव एक्शन शेल अप्लाई होगा ओनली इफ द सिक्योरिटी इज हेल्ड बाय द रिलेटिव, दिस वुड नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर और हिज ऑडिटिंग पार्टनर। और ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ऑडिटर पे अप्लाई नहीं होगा, ये ऑडिटर पे अप्लाई नहीं होता, ना ही इसके पार्टनर पे। अगर ऑडिटर और पार्टनर कोई छोटी सी स्मॉल अमाउंट की भी सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो उन पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो हम बाद में पढ़ते हैं, एक सेकेंड यहाँ से लर्न कर लेते हैं। 3 पॉइंट हमें लर्न थे कि बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, उसके बाद ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर पर्सन और पार्टनर हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय तो भी डिस्क्वालीफाई होगा। पर्सन पार्टनर रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन कैश, फिर कुछ रिलीफ दिया है कि इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन द कंपनी रिलेटिव, हाउएवर रिलेटिव कैन होल्डिंग द सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू एंड नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। अगर इनडेप्टेड हो इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, इनडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ 5 लाख से ऊपर इनडेप्टेड हो तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
और इनडेप्थनेस ऑडिटर के बिहाफ पे बात की है। अगर ऑडिटर ने कोई भी गारंटी दी है इन कनेक्शन विद द इनडेप्थनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, अगर ऑडिटर हैज गिवन एनी गारंटी इन कनेक्शन विद द इनडेप्थनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो यहाँ पे एक इज फॉर द सिक्योरिटी, एक है सिक्योरिटी के लिए, एक 5 है इनडेप्थनेस के लिए, और 1 लाख है गारंटी के लिए, हैज गारंटी गिवन इन कनेक्शन विद द इनडेप्थनेस ऑफ द थर्ड पर्सन के लिए। तो यहाँ तक हमने सारा रिवाइज कर लिया। यहाँ पे आई एम टेकिंग 2 मिनट ब्रेक्स बिकॉज आई वांट टू ड्रिंक वाटर। अब हम आगे का डिस्कस करते हैं। अब हम ट्राई करेंगे कि हम थके ना, बिकॉज इतना बड़ा चैप्टर है, रीडिंग एंड रिपीटिंग एवरीथिंग literally it seems so hard for the teacher as well. So we are the student. PDF चलाए तो भी ये वही आएगा, कुछ भी चलाओ। रिलेटिव की डेफिनेशन कहाँ से है? यहाँ से है। कुछ पार्ट बाहर जा रहा है, बट ये तो अंडरस्टूड है कि PDF में इतना पार्ट बाहर भी जा रहा है तो चल जाएगा। जो टर्म रिलेटिव है एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया है, करेक्ट। जो टर्म रिलेटिव है जो कि डिफाइन है कंपनीज एक्ट 2013 में, means anyone who is related to another as a member of Hindu undivided family. हम क्या बोलते हैं? जो टर्म रिलेटिव है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में, मीन्स एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर, किसी भी तरीके से अगर कोई रिलेटेड है दूसरे पर्सन का, अगर वो मेंबर्स हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर वो मेंबर हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, या फिर हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड होता है, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, डॉटर इंक्लूडिंग, डॉटर का भी बताया नहीं है, सन की वाइफ भी हमारी रिलेटिव होगी। डॉटर में हमें इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर नहीं बताया लोग मकर्स ने, तो हम भी कंसिडर नहीं कर सकते। डॉटर और डॉटर का हस्बैंड भी रिलेटिव है। ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर और सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, मतलब सारे स्टेप है अदर देन डॉटर। डॉटर का स्टेप डॉटर अभी तक नहीं बताया। रिलेटिव एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन कौन रिलेटिव है? मेंबर्स ऑफ द HUF, जो मेंबर्स है HUF के वो सारे के सारे रिलेटिव है। जो मेंबर्स है HUF के वो सारे के सारे रिलेटिव है। हस्बैंड और वाइफ आपस में रिलेटिव है। एंड वन पर्सन इज रिलेटेड विद अनदर पर्सन इन द फॉलोइंग मैनर: फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन और डॉटर, सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड। ये डॉटर्स हस्बैंड ये इधर चला गया है, कोई बात नहीं, हमें तो दिख रहा है। डॉटर हस्बैंड यानी कि कवर सा, सन वाइफ यानी कि बहू, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर और सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, ये सारे के सारे पर्सन रिलेटिव है। उसके बाद हम बात करते हैं, मिस्टर ए एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने होल्ड कर रखी है सिक्योरिटी XYZ लिमिटेड की, जिसकी फेस वैल्यू है 900। क्या मिस्टर ए क्वालिफाई है अपॉइंटमेंट के लिए एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड? बताइए। मिस्टर ए एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मिस्टर ए एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वह सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं जो कि फेस वैल्यू है 900 की। क्या मिस्टर ए क्वालिफाई अपॉइंटमेंट के लिए? हमें क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी हेल्ड बाय द ऑडिटर और द पार्टनर इवन ऑफ द स्मॉल वैल्यू डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 D I, इतना तो
आई डोंट नो, मैंने तो 141 सबसेक्शन 3 ही लर्न किया है यूजुअली डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये जो सीरीज है डी जी सी बार बार चेंज होती है इसलिए, बट स्टिल ट्राई करते याद रह जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 141 सबसेक्शन 3 तो याद ही रहेगा। सेक्शन 141 सबसेक्शन डी आई 3 डिस्क्वालिफिकेशन के लिए होता है। एक ऑडिटर जो डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर he his partner if the person partner is holding any security or interest in the company, associate, subsidiary, holding subsidiary of such a holding company. If any person, if VPR is holding security in cash, is disqualified to be the appointed as an auditor of a company. In the present case, Mr. A is holding security of no so in XYZ Limited, therefore is not eligible for appointment in the auditor of this XYZ Limited. मिस्टर पी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मिस्टर क्यू जो है वो रिलेटिव है मिस्टर पी के लिए। मिस्टर पी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिस्टर पी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम क्या बोलते हैं पी, और क्यू जो क्यू है वो रिलेटिव है, जो क्यू है वो रिलेटिव है पी के, करेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं मिस्टर पी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्यू जो है रिलेटिव है पी के, होल्डिंग करे सिक्योरिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड जिसकी फेस वैल्यू है 90,000। वेदर मिस्टर पी क्या मिस्टर पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, क्या मिस्टर पी जो है वो क्वालिफाई होंगे फॉर बीइंग फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड के लिए, क्या वो क्वालिफाई होंगे? तो एज पर सेक्शन 141(3)(di a person is disqualified to be appointed as an auditor if he, his relative, his partner is holding any security or interest in the company, associate, subsidiary, holding, subsidiary of such a holding company further as per the proviso to this section. Exception क्या है? further as per the proviso to this section, the relative of the any person, this is the proviso, as per the proviso के according to this section, the relative of any person may hold the security or interest in the company of face value not exceeding 1 lakh, से exceed नहीं करनी चाहिए, of not exceeding 1 lakh. So in the present case, Mr. Q, relative of Mr. P, is having security of 90,000 face value in ABC Limited, which is as per the requirement to proviso of section 141(3)(di. Therefore, Mr. P will not be disqualified to be appointed as an auditor of ABC Limited. As per section 141(3)(di, relative can hold the security in a company, in a cash, in a company, associate, subsidiary, holding, subsidiary of such a holding company of face value not exceeding 1 lakh rupees. अब हमारे पास आ जाता है the third case, I mean third example आ जाता है, third example. थर्ड एग्जाम्पल क्या आता है? मैसर्स बीसी एंड कंपनी। मैसर्स बीसी एंड कंपनी एक ऑडिट फर्म है जिसके पार्टनर है मिस्टर बी और मिस्टर सी। मैसर्स बीसी एंड कंपनी एक ऑडिट फर्म है जिसके पार्टनर है बी एंड सी। ए जो है रिलेटिव है सी का, ए जो है रिलेटिव है सी का, एंड इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ एमएफडब्ल्यू लिमिटेड हैविंग द फेस वैल्यू 1,01,000, 1,01,000। वेदर मैसर्स बीसी एंड कंपनी इज क्वालिफाई होंगे फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन MSW लिमिटेड? तो आंसर इज नो, क्वालिफाई तो नहीं होंगे। तो हमें क्या लिखना है? हमें फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में कंक्लूजन लिखनी होगी। तो एज पर सेक्शन 141(3)(di, a person is disqualified हो जाएगा to be appointed as an auditor if he, his relative, is a partner, is holding any security of or interest in the company, subsidiary, holding, associate company, and subsidiary of such a holding company. Further, as per the proviso to this section, the relative of the person may hold the security or interest in the company of face value not exceeding 1 lakh. As per section 141(3)(di, हम क्या बोलते हैं? As per section 141(3)(di, जो person is disqualified हो जाएगा to be appointed as an auditor. As per section 141(3)(di, a person will be disqualified to be appointed as an auditor if he, his relative, his partner is holding any security interest in the company, subsidiary, holding, associate, subsidiary of such holding company. Further, as per proviso to this section, the relative of a person may hold कर सकता है security interest in a company of face value not exceeding 1 lakh. In the instant case, Messrs. BC and company will disqualify हो जाएगा because the relatives holding security of face value exceeding 1 lakh. So in the instant case, Messrs. BC and company will be disqualified for appointment as an auditor of MFW Limited as a relative of Mr. C
that is the partner of Messrs BC and Company is holding the security in MFW Limited which is exceeding the limit mentioned in the proviso to section 141(3)(I). करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन सेम चल रहे, चैप्टर की बिगनिंग चल रही, तो नथिंग इज so much complicated. Every part is easy till now. Messrs RM and Company एक ऑडिट फर्म है जिसके पार्टनर है CARCM. So firm has been offered the appointment of an auditor of M Limited for the financial year 2016-17. RM and Company एक ऑडिट फर्म है जिसके पार्टनर है RM. जो फर्म है उसे ऑफर की है अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ एन लिमिटेड ने एक बोला है कि आप हमारी फर्म की ऑडिट कर लीजिए। ऑडिटर अपॉइंट किया गया है उन्हें फॉर द फाइनेंशियल ईयर। बी मिस्टर बी जो है वो रिलेटिव है मिस्टर आर का। मिस्टर बी जो है वो रिलेटिव है मिस्टर आर का। मिस्टर एन जो रिलेटिव है, रिलेटिव सी और होल्ड कर रखा है 5000 शेयर्स इन एन लिमिटेड हैविंग मार्केट वैल्यू इतनी है। क्या RM एंड कंपनी डिस्क्वालीफाई होगी? द आंसर इज डिस्क्वालीफाई नहीं होगी बिकॉज रिलेटिव कैन होल्ड द सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू 50,000 एंड दैट इज द फेस वैल्यू नॉट द मार्केट वैल्यू। सो अपॉइंटमेंट as per the act है as per section 141 subsection 3DI a person shall not be eligible for appointment as an auditor of a company who is a partner or relative is holding any security in cash. However, as per the proviso, as per what? However, as per the proviso to this section, the relative may hold the security and interest in the company of face value not exceeding 1 lakh. In the instant case, Messrs RM and Company is an audit firm having the partner CAR and CAM and Mr. B जो है वो रिलेटिव है CAR का। Mr. B जो है वो रिलेटिव है CAR का और होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू 50,000 है। तो therefore Messrs is not disqualified for appointment as an auditor as a relative is holding security which is within the limit mentioned in the proviso. Limit जो है वो mentioned in the proviso section 141 subsection 3DI of the rupee इतना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? बिकॉज मुझे मॉड्यूल से ज़्यादा रिलायंस किस पे भी नहीं है, अपने आप पे भी नहीं है, तो मॉड्यूल तो पढ़ना वेरी एसेंशियल। किसी भी टीचर्स की बुक पढ़ लीजिए, दैट इज़ फॉर द क्विक रेफरेंस, बट मॉड्यूल क्वेश्चंस तो एज इट इज़ मॉड्यूल से आते हैं। आई कांट से एनीथिंग फॉर दिस, बट मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स की रेफरेंस यूज कर सकते हैं, not any problem. Student may note that for the purpose of clause E above, the term business relation shall be construed as only transaction entered into for a commercial purpose. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, स्टूडेंट में नोट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज E above, the term business relationship. बिजनेस रिलेशनशिप में क्या आता है? यानी कि अगर बिजनेस रिलेशनशिप में हो तो भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट बिजनेस रिलेशनशिप में क्या आता है? यानी कि बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कंसिडर एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू कमर्शियल पर्पस। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सेप्ट, यानी कि ये बिजनेस रिलेशन में नहीं आएंगे, बिजनेस रिलेशनशिप कंसिडर नहीं करेंगे इनके, क्योंकि अगर आपके नॉर्मली कमर्शियल ट्रांजैक्शन है PPS के प्रोफेशनल परमिटेड सर्विस के लिए, तो वो तो आपका धंधा है, वही कर रहे हो। तो अगर आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शन है प्रोफेशनल परमिटेड सर्विस के लिए जो कि रेंडर की जाती है, आपको चार्जेस बनाया है चार्जेस अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, और अगर फिर आप वो सर्विस दे रहे हो तो वो तो अलाउड है, वो तो प्रोफेशनल परमिटेड सर्विस है, तो वो बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। तो दीज आर दी एक्सेप्शन। 2 एक्सेप्शन है बिजनेस रिलेशनशिप की। अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुए हैं PPS प्रोफेशनल परमिटेड सर्विसेज दे रहे हो जो कि डिफाइन है अंडर द एक्ट में, या फिर आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ कंपनी एट आर्म लेंथ प्राइस पे। अगर आप 2 ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। 2 ट्रांजैक्शन, एक तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर दी प्रोफेशनल परमिटेड सर्विस हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ
प्रोफेशनल परमिटेड सर्विस हो एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, तो वो सही है। और अगर आपका कमर्शियल ट्रांजेक्शन है विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस एट द आर्म लेंथ प्राइस पे, अगर आपका कमर्शियल ट्रांजेक्शन है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर आपका कमर्शियल ट्रांजेक्शन है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एट आर्म लेंथ प्राइस पे, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एट आर्म लेंथ प्राइस पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शन है इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल परमिटेड सर्विसेज है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, तो ओके। अगर आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शन है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म लेंथ प्राइस पे, तो अगेन इट इज ओके, क्योंकि काम ही यही है, सेल कर रहे हो प्रोडक्ट का, सर्विस का, ऑडिटर का, कस्टमर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डीलिंग कर रहे हो। कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, एयरलाइन में, हॉस्पिटल में, होटल्स में और सच अदर सिमिलर बिजनेस में। तो पर्सन और अ फर्म, ये भी हमारे डिस्क्वालिफिकेशन की ही लिस्ट चल रही है। अभी तक हमने डिस्क्वालिफिकेशन में 4 चीजें पढ़ी थी और ये 5th, दिस इज 6th एंड दिस इज द 7th वन। तो अगर कोई पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर कोई पर्सन और फर्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, अगर किसी पर्सन और फर्म का, हम क्या बोलते हैं, अगर किसी पर्सन और फर्म का डायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप में ये जो ऊपर एक्सेप्शन दिए हुए नहीं आएंगे। अगर आपका किसी भी बिजनेस रिलेशनशिप है, अगर किसी पर्सन का या फर्म का हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है, किसके साथ है, ऊपर बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, सब्सिडरी के साथ, होल्डिंग के साथ, एसोसिएट्स के साथ, सब्सिडरी ऑफ सच, अगेन कैश। अगर आपका पर्सन और फर्म का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इफ किसी पर्सन और फर्म का, अगर किसी पर्सन और फर्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है विथ द कंपनी इन कैश में, बिजनेस रिलेशनशिप है ऑफ सच नेचर एज में भी प्रिस्क्राइब, जिसे भी प्रिस्क्राइब किया है, यानी कि बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए पर्सन और फर्म का, बिजनेस रिलेशन है अगर कैश में, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, तो भी वो क्या हो जाएगी, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर किसी पर्सन का और फर्म का वेदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है इन द कैश में, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर किसी पर्सन का, अगर पर्सन हु इज अ रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, अगर आपका रिलेटिव डायरेक्टर है, हम क्या बोलते हैं, अगर आपका रिलेटिव डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉयमेंट है कंपनी के, अगर आपका रिलेटिव डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉयमेंट में है, किसके, एम्प्लॉयमेंट में है ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर, या फिर एम्प्लॉयमेंट में कंपनी के डायरेक्टर या फिर की मैनेजरियल पर्सोनल है, तो सबसे पहले तो आपका रिलेटिव डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, या फिर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में, सीधी तरीके से नहीं तो इनडायरेक्टली तरीके से भी अगर एम्प्लॉयमेंट में है, जैसे हमने क्या बोला था, ऑफिसर एम्प्लॉय हो या फिर क्या पर्सन पार्टनर क्या हो इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय, तो यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट कि अगर पर्सन उस रिलेटिव डायरेक्टर है या फिर इन द एम्प्लॉयमेंट में हो ऑफ द डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सोनल, आपका जो रिलेटिव है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में माना जाता है, रिलेटिव में कौन आता है, रिलेटिव में आते हैं मेंबर्स ऑफ द HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हस्बैंड वाइफ एंड द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड इन विद वन अनदर इन द फॉलोइंग मैनर, जैसे कि फादर मदर हो, सन डॉटर हो इंक्लूडिंग स्टेप, सन के लिए इंक्लूडिंग स्टेप मदर, इंक्लूडिंग स्टेप फादर, इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर लिए ओनली डॉटर, सन की वाइफ बहू, डॉटर का हस्बैंड आपके कंवर साहब, और सिस्टर और ब्रदर, तो ये सारे तो रिलेटिव है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव हो अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो रिलेटिव है वो डायरेक्टर है या इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल और डायरेक्टर है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, ई पढ़ लिया बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एफ पढ़ लिया डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। जी जो है, जी बात करता है पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, आप जो है पूरी तरीके से पूरे दिन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है, तो भी आप कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते हैं। उस केस में भी अगर पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, अगर आप पूरी तरीके से कहीं एंगेज है, पूरी तरीके से फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। और पर्सन और पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और अ पर्सन और पार्टनर इज होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, हम क्या बोलते हैं, जो लिमिट है
एक तो GH फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आप 20 कंपनीज से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते। ये सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट भी आ जाता है। लिमिट कितनी है? 20 कंपनीज की। 20 कंपनीज में हमने जो शॉर्ट ट्रिक यूज की है, दिस इज अवर सेल्फ कंपोज शॉर्ट ट्रिक इज डोसा, बिकॉज वी ऑल पीपल लव डोसा, मसाला डोसा, दैट्स सो डिलीशियस एक्चुअली। तो डोसा की ट्रिक यूज की है, यानी कि डॉर्मेंट कंपनी जो है वो आपकी 20 की लिमिट्स में नहीं आती है। 1% कंपनी नहीं आती है, स्मॉल कंपनी नहीं आती है, क्योंकि इन कंपनीज को रिलीफ दिया है। और पी से कुछ नहीं है, पी से ए से कुछ नहीं है। ए से का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनी है उस पर आप एप्लीकेबिलिटी देख लीजिए लिमिट की। अगर प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, लेस देन 100 करोड़ है, तो भी वो इस लिमिट में नहीं आएगी, सीलिंग नंबर ऑफ लिमिट में। तो अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो और पर्सन पार्टनर और फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एच ऑडिटर, अगर आपने होल्ड कर रखा है अपॉइंटमेंट एज एच ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनी से ज्यादा भी अगर आपने अपॉइंटमेंट को होल्ड कर रखा है, अगर पर्सन पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एच ऑडिटर, हम क्या बोलते हैं, दैट अगर पर्सन पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज का अगर आपने अपॉइंटमेंट होल्ड कर रखा है, 1% कंपनी का, डॉर्मेंट कंपनी का, हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट कंपनी का, 1% कंपनी का, स्मॉल कंपनी का और प्राइवेट कंपनी का, having paid up share capital less than 100 crore, तो if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 company other than, अगर आपने अपॉइंटमेंट कर रखा है मोर देन 20 कंपनी अदर देन व्हाट, अदर देन प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ और डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, तो भी आप इस लिमिट में नहीं तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। उसके बाद एच आता है पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय एन कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग अ फ्रॉड। अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है बाय कोर्ट, हम क्या बोलते हैं, अगर कोई पर्सन पाया गया है, अपराधी पाया गया है, अगर किसी पर्सन को अपराधी पाया गया है, इफ एनी पर्सन हु हैज बीन convicted if any person who has been convicted by the court of an offense involving fraud, हम क्या बोलते हैं, if any person has been convicted, अगर किसी person को पाया गया है convicted, अगर किसी पर्सन को पाया गया है हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, 10 साल गुजरे नहीं हो उस अपराध को, अगर इफ यू पीपल आर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड involving frauds and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction, तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेंडर करता है कोई भी सर्विस जो कि रेफर्ड है इन सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट, किस को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, 144 मतलब तीन जनों को नहीं दे सकते हो वो सर्विसेज। 144 का मतलब क्या होता है, 3 जनों को नहीं दे सकते हो। 3 जने कौन है, 3 जने कौन होंगे, 3 है कंपनी, सब्सिडी और होल्डिंग। 144 में कितने लेटर होते हैं, दीपिका मैम लैंग्वेज 144 में 3 लेटर होते हैं, 3 लेटर यानी कि 3 जनों को आप सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप में कैश की बात की थी, जो डिस्क्वालिफिकेशन थी सिक्योरिटी को लेके उसमें भी कैश की बात की थी। जो 144 वाली जो सर्विसेज है उसमें कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी, 144 में 3 लेटर है इसलिए हमने कंपनी, सब्सिडी और होल्डिंग 3 की बात की है। अ पर्सन जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेंडर करता है कोई भी सर्विस जो कि रेफर्ड अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट, किसको, टू द कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी को, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, करेक्ट। हम क्या बोलते हैं, अगर आप किन किन को सर्विसेज दे रहे हो, पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेंडर कर रहा है कोई भी सर्विस जो कि रेफर्ड है सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, किसको, अ पर्सन हु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रेफर करे, रेंडर करे कोई भी सर्विस जो कि रेफर है सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, किस को, होल्डिंग को, कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। इट मे बी नोटेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द टर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू द एक्सप्लेनेशन 144, डायरेक्टली इंडायरेक्टली जो 144 में डिफाइन है। सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का सेम मीनिंग है,
तो इफ एन ऑडिटर अकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सेक्शन, अगर ऑडिटर, तो हमने जितनी भी सारे डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन की है, इफ एन ऑडिटर अकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन जो कि मेंशन है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट के बाद अगर उस पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लग जाती है तो उसे अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा और सच वैकेशन विल बी टर्म्ड एज कैजुअल वैकेंसी। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 की ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई। GHI तक हमने डिस्कस किया है, यानी कि ई तक होते हैं 5, ABCDEFGHI। तो ऑलमोस्ट हमने इतने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं अबाउट दी डिस्क्वालिफिकेशंस को लेके। डिस्क्वालिफिकेशन को लेके हमने सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है बट स्टिल डिस्कस किया। अगेन रिलेटिव अंडर सेक्शन 2 क्लोज 77 में रिलेटिव कौन है? तुम्हारा रिलेटिव। मेंबर्स ऑफ HF रिलेटिव है, हस्बैंड वाइफ रिलेटिव है। वन पर्सन रिलेटेड है विद अनदर पर्सन इन द फॉलोइंग मैनर: फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, son including stepson, daughter son's wife, daughter का husband, brother including step brother और sister including step sister। तो ये सारे के सारे जने रिलेटिव हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन केस ऑफ एन ऑडिटर बिंग इंडिविजुअल, अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है, इन केस ऑफ एन ऑडिटर बिंग इंडिविजुअल है तो आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सच इंडिविजुअल और थ्रू एनी एंटिटी व्हाटसोएवर इन विच हुज इंडिविजुअल हैज, अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, और अगर आप ये भी डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं, 144 भी डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं, यानी कि 9 के अलावा और भी एडिशनल में है। अगर कोई किसी पर्सन का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, उसका ट्रेड नेम ब्रांड नेम यूज किया है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हम क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ ऑडिटर बिंग अ फर्म आइदर इटसेल्फ और थ्रू एनी इट्स पार्टनर का, पेरेंट का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, कंपनी का, होल्डिंग का, कंपनी का, पेरेंट का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, इन विच एंटिटी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, उसका नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम यूज किया है, तो रेंडरिंग ऑफ सर्विस डायरेक्टली, तो हम क्या बोलेंगे? वो डायरेक्टली सर्विस रेंडर कर रहा है बाय द ऑडिटर। सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब करता है सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर, ये सारी सर्विसेज ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता है। ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच सर्विसेज एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग सर्टेन सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही सर्विसेज ऑडिटर प्रोवाइड कर सकता है जो कि अप्रूव हो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ऑडिट कमिटी एज अ केस में भी, बट विच शैल नॉट, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ वही सर्विस दे सकता है जो कि अप्रूव हो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द ऑडिट कमिटी। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ वही सर्विस दे सकता है जो कि अप्रूव हो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और दी ऑडिट कमिटी के द्वारा एज अ केस में भी, अगर ऑडिट कमिटी का प्रोविजन आप पे लगता है तो वो, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वाला। इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, हम क्या बोलते हैं? डैट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वेदर इंक्लूडिंग वेदर सच सर्विसेज के रेंडर हो रही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंपनी को, होल्डिंग को, किसको? कंपनी को, होल्डिंग को, कंपनी, होल्डिंग और सर्विस। 144 तो हमें पता है तीन लैडर होते हैं, कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडी। तो हम क्या, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, अकेडमिक से याद किया है, ये भी वन ऑफ द यूट्यूब टीचर्स की ट्रिक्स है। तो एज ए स्टूडेंट हम इधर उधर से टिप्स, व्हाट आर द टिप्स टू रिमेंबर द थिंग्स, वो देखते हैं, तो दिस इज सो कॉमन। तो एज वी आर डूइंग द स्टूडेंट स्टडी तो वी पिक दैट ट्रिक ऑल्सो। तो अकेडमिक यानी कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग वाली सर्विसेज एक ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड सर्विस है सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग। या फिर कैरिंग आउट एनी आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे सकता है, और अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग हो गया, एक्चुअल सर्विसेज नहीं दे सकता, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कर सकता है, एंगेज इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं दे सकता, बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकता है, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता है, और कैरिंग आउट एनी अदर सर्विस जो भी प्रिस्क्राइब है वो सर्विस नहीं दे सकता। किसको नहीं दे सकता? कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को। तो 144 में तो दिस इज द वेरी इजी पार्ट, तो 144 में हमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली, एक बार फिर से इसी को रीड करते थे कि कौन कौन सी सर्विस नहीं देता है, कौन कौन सी सर्विस नहीं दे सकता है। एकेडमिक सर्विसेज नहीं दे सकता, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग वाली सर्विस, कैरिंग आउट एनी आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे सकता, एक्चुअल सर्विस नहीं दे सकता है, और
डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कर सकता। एंगेज अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, बैंकिंग सर्विस में एंगेज है तो वो भी नहीं दे सकता। इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट सर्विस नहीं दे सकता है, और कोई भी ऐसी सर्विस जो कि प्रिस्क्राइब हो किसको, कंपनी को, सब्सिडरी को, होल्डिंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये सारा अगेन वही आ गया। एक्चुअरियल सर्विस का मतलब क्या होता है? रोली पर्टेन टू सर्विस रिलेटिंग टू इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल। एक्चुअरियल सर्विस क्या होता है? एक्चुअरियल सर्विस का हमने 12th क्लास से ही बहुत नाम सुना था। एक्चुअरियल सर्विस क्या होता है? रोडली पर्टेन होती है वो सर्विस जो कि रिलेटिंग है टू द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट। कैसे आप इवेल्युएट करते हो फाइनेंशियल इम्पैक्ट का ऑफ रिस्क यूजिंग अ रेंज ऑफ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके आप कितनी रिस्क एसोसिएटेड है वो देखते हो। एंड इट मे बी नोटेड दैट एन ऑडिटर ऑडिट फर्म हु विच परफॉर्मिंग एनी नॉन ऑडिट सर्विस और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के आने से पहले ही वो ऐसी सर्विस दे रहा है तो उसे कंप्लाई करना होगा। प्रोविजन मतलब एक्ट के आने से पहले ऐसी सर्विस दे रहा है तो वो प्लीज कंप्लाई करे बिफोर द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट। बिफोर द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले बट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सच एक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सी पोर्शन, अगेन द केस स्टडी। सी पोर्शन जो है प्रोवाइड कर रहा है सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की टू सी लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, बैंकिंग सर्विस देना तो अलाउ ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस दे रहा है सी लिमिटेड को। लेटर ऑन ही आल्सो सफर्ड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, और उससे ऑफर किया है एज अ अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर। ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस दे रहा है और उसको लेटर ऑन बोला है कि आप ऑडिट भी कर दो, तो सेक्शन 141(3)(1) यहाँ पे 3(1) आ गया, इसलिए याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहे तो 141(3) बेटर रहेगा। अब द कंपनी एक्ट 2013 डिस्क्वालीफाई करता है पर्सन को अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेंडर करता है कोई भी सर्विस जो कि रेफर्ड अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ऑफ द कंपनी सब्सिडी और होल्डिंग के लिए। सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2007 प्रिस्क्राइब करता है सर्टेन सर्विस नॉट टू बी रेंडर्ड नहीं की जानी चाहिए बाय द ऑडिटर विच इंक्लूड्स उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस भी है। Therefore, CA portion is advised कि उस accept ही नहीं करे assignment को of auditing as an investment banking service specifically notified है in the list not to be rendered as per section 141 subsection 3 read with section 144 of the company। 141 subsection 3 I के अंदर ये specifically define है कि 144 वाली सर्विसेज भी नहीं देनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने एक घंटे में इतना टाइम तो लगाया ही है, बट ट्राई किया है कवर, तो इतना टाइम लग जाता है। तो मतलब हाउ कंपनी ऑडिट को रिवाइज करते रहो, दैट इज द ओनली बेटर थिंग, बिकॉज कितना टाइम लग रहा है। Where a person appointed as an auditor of a company incurs any of the disqualification mentioned under subsection 3, अगर कोई भी पर्सन कंपनी में, हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी पर्सन जो कि अपॉइंट हुआ है और वो डिस्क्वालिफिकेशन सफर करता है, मेंशन है सबसेक्शन 3 में अपॉइंटमेंट के बाद, तो वो अपना ऑफिस वेकेट करेगा, ऑफ ही शेल वेकेट करेगा हिज ऑफिस एंड सच ऑडिटर एंड सच वेकेशन विल बी टर्म्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। और ऐसे वेकेशन को हम क्या बोलेंगे? एंड सच वेकेशन शेल बी डीम्ड टू बी द कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। हम क्या बोलेंगे उसे कि कैजुअल वैकेंसी हुई है। उसके बाद क्या है? अनादर केस स्टडी आ जाती है। अनादर केस स्टडी क्या है? मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मिस्टर ए एक सीए है और उसे अपॉइंट किया है ऑडिटर के लिए लक्ष्मण लिमिटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी जो कि हैड हुई है सितंबर 16 में। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जनवरी 17 में ही जॉइंट बी अनादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज अ मैनेजर फाइनेंस ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड। उसने बी जो है दूसरी एक फर्म ज्वाइन की है जो कि मैनेजर फाइनेंस है, लक्ष्मण लिमिटेड के मैनेजर फाइनेंस है। तो ऐसा तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर पर्सन पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट हो ऑफिसर एम्प्लॉय का, तो भी वो उसकी ऑडिट नहीं कर सकता है। तो एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू प्रिस्क्राइब, अगर एनी पर्सन पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय में हो तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी एक्ट, क्योंकि ये जो मैनेजर फाइनेंस है जो दूसरी फर्म थी वो मैनेजर फाइनेंस है इसकी, तो ऑलरेडी आपस में ऑलरेडी रिलेटेड है, और पर्सन पार्टनर इन द एम्प्लॉयमेंट है ऑफिसर एम्प्लॉय की, तो विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 141 प्रोवाइड दैट एन ऑडिटर हु बिकम सब्जेक्ट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू बी द आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, अगर स्पेसिफाई हुई है तो ये शेल टू बी, मतलब उसने बाद में ज्वाइन किया ना, और आफ्टर अपॉइंटमेंट के बाद सेक्शन प्रोवाइड दैट एन ऑडिटर हु बिकम सब्जेक्ट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, और द डिस्क्वालिफिकेशन जो कि मेंशन है सेक्शन 141 में, तो ही शैल डीम्ड
to have vacated his office as an auditor, तो उसे बोला जाएगा कि उसे वैकेट करना होगा ऑफिस. इन द प्रेजेंट केस मिस्टर ए एक ऑडिटर है लक्ष्मण लिमिटेड का, ज्वाइन कर लेता है एज अ पार्टनर विद मिस्टर बी, जो कि दूसरे पार्टनर के साथ ज्वाइन कर रहा है. गिवन सिचुएशन में अट्रैक्टेड है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 एंड देयरफॉर ही शैल डीम टू हैव वैकेटेड ऑफ द ऑफिस दिस. अगर कोई भी पर्सन पार्टनर ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट हो तो. हाँ, तो हम यहाँ पे ये जो ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो है इसको यही पोस्ट करें या फिर आगे चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड ये लेटर ऑन अपडेट होता है. अगर यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती तो ठीक है, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं. दैट विल बी मच बेटर पार्ट. नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 के साथ डील करता है. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में हम बात कर रहे हैं. यहाँ तक पेजेस नंबर 9 पेजेस इन 1 hour. Oh God, what a speed. So slow, but इससे फास्ट तो पॉसिबल नहीं है. आइदर या तो स्पीड भगाएंगे तो समझ नहीं आता, और समझ नहीं आता तो स्पीड नहीं आती है. कोई बात नहीं, स्लो बट ग्रो. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या है? सेक्शन 139. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 क्या है? सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को लेके क्या बात करते हैं? सेक्शन 139 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो प्रोविजन बताता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को लेके क्या प्रोविजन होंगे. डिस्कशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में भी ग्रुप अंडर 2 ब्रॉड हेडिंग. जो डिस्कशन होंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को उसे ग्रुप किया है 2 ब्रॉड हेडिंग में. तो सेक्शन 139 बात करता है समथिंग रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को लेके. सेक्शन 139 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को लेके. सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन बताते हैं कि प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. डिस्कशन क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को ग्रुप किया है अंडर 2 ब्रॉड हेडिंग में. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर. हम क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सब्सिक्वेंट का. सबसे पहले हम बात करते हैं समथिंग रिलेटिंग विद दी फर्स्ट ऑडिटर के बारे में. फर्स्ट ऑडिटर जो है हो सकता है वो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का हो, जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 गवर्न करता है, और गवर्नमेंट कंपनी का हो तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 डील करता है. अपॉइंटमेंट जो है ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर देयर मे बी दी नॉन गवर्नमेंट कंपनी और दी अदर देन गवर्नमेंट यानी कि नॉन गवर्नमेंट सेक्शन 139 सब सेक्शन 6, और गवर्नमेंट यानी कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 7. गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, इसलिए 7 जैसा नंबर भी मुश्किल है. 6 जो है वो इवन नंबर है तो वो हमें इजीली पता चल जाता है. तो नॉन गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ी इजी होती कंपैरेटिवली टू द गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब इनिशियल. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है? अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज सेक्शन 139 सब सेक्शन 6. बीओडी जो है विद इन 30 डेज में अपॉइंटमेंट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इन केस ऑफ फेलियर बाय द बीओडी तो हम एम्बेड करेंगे इन द ईजीएम. कब करेंगे? विद इन 90 डेज के अंदर कर लेंगे. करेक्ट. तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? हाउ देयर विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सब सेक्शन 6, गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सब सेक्शन 7. BOD within 30 days from the date of registration, and in case of failure by the BOD, then members within 90 days at the AGM. First auditor of a government company section 139 subsection 7. C and AG within 60 days में करने की कोशिश करेंगे. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेंगे विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. बीओडी करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, और इन केस ऑफ फेलियर बाय द बीओडी देन मेंबर्स इन ईजीएम विद इन द 60 डेज. तो इसमें 60-30-60 का सैंडविच इन दीपिका मैम लैंग्वेज सैंडविच, ब्रेड फिर मसाला एंड देन ब्रेड. तो दिस इज व्हाट सैंडविच, डिलीशियस चीजी क्रंची सैंडविच. उसके बाद करते हैं हम बात समथिंग रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1. फर्स्ट एजीएम में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे और वो होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम. सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. इजी पीजी पार्ट. अपॉइंटमेंट कैसे होगा फर्स्ट ऑडिटर का ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6.
BOD board of director करेंगे within 30 days from the date of registration, and in case of failure by the board of director members within 90 days at the extraordinary general meeting, and the board shall inform to the member for the appointment of an auditor. board करते तो नहीं तो member को बताएंगे वरना member करेंगे. Auditor shall hold करेगा the office till the conclusion of till the conclusion of first annual general meeting. जो first auditor appoint होता है तो वो hold करता है first AGM तक. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट ऑडिटर होता है ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सो फर्स्ट ऑडिटर होता है ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विदिन 60 days from the date of registration. In case of a failure, then BOD in the next 30 days. And in case of failure by the BOD as well, then member shall appoint such auditor within 60 days from the date at an extraordinary general meeting till the conclusion of first AGM तक ही होल्ड करेगा वो. करेक्ट. 60-30-60 का सैंडविच. जैसे ही कभी भी गवर्नमेंट की बात आती है तो पिक्चर में कौन आ जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं. जैसे बाबा रे बाबू भैया पिक्चर में आते हैं. हेरा फेरी वाली पिक्चर में सबसे ज्यादा तो पिक्चर इंटरेस्टिंग बन जाती है. वैसे ही गवर्नमेंट की बात आती है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पिक्चर में आ जाता है. अपॉइंटमेंट कैसे होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट AGM अपॉइंट एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर और द फर्म. अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. हर कंपनी एवरी कंपनी एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि जो फर्स्ट ऑडिटर आपने अपॉइंट किया था फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ वो होल्ड करता है कब तक? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. तो फर्स्ट AGM में उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर होल्ड अपॉइंट हो जाता है. तो एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट AGM अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज एन ऑडिटर. एवरी कंपनी फर्स्ट AGM में अपॉइंट करेगी इंडिविजुअल को, फर्म को एज एन ऑडिटर. ऑडिटर होल्ड करेगा होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग, एंड आफ्टर दैट टू बी अपॉइंटेड इन एवरी 6th मीटिंग में वो अपॉइंट होता रहेगा. तो ऑडिटर सबसे पहले एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेगी इंडिविजुअल को, फर्म को एज एन ऑडिटर. अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलता है? व्हाट इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. हाउ देयर विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में. अपॉइंटमेंट कैसे होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. Every company shall at first annual general meeting appoint an individual as an auditor of a company. Auditor shall hold office till the conclusion of auditor shall hold office till the conclusion of 6th annual general meeting, and thereafter every auditor shall be appointed at the 6th AGM. Prior to the appointment, auditor shall obtain a written consent and a certificate stating that. Prior to the appointment से पहले, here we have already spent our 1 hour and 6 minutes. Prior to the appointment से पहले auditor, prior to the appointment से पहले the company shall obtain a written consent and a certificate stating that. अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी तुम्हें ऑब्टेन करना होगा. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी अपॉइंट कर रही है ऑडिटर को, तो कंपनी क्या करोगी तुम? अपॉइंटमेंट से पहले सबसे पहले तो एवरी कंपनी एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंटेड इन इंडिविजुअल एंड फर्म एज एन ऑडिटर. ऑडिटर जो भी अपॉइंटेड होगा शेल होल्ड ऑफिस टिल द 6th AGM, एंड देयरआफ्टर ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड इन एवरी 6th AGM. प्रायर टू द अपॉइंटमेंट कंपनी शेल ऑब्टेन अ रिटन कंसेंट एंड अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट. अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी तुम ऑब्टेन करो रिटन कंसेंट सर्टिफिकेट. कंपनी तुम ऑब्टेन करो रिटन कंसेंट सर्टिफिकेट जो कि बताता हो दैट तो ऑडिटर जो है वो एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट के लिए एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट. प्रायर टू द अपॉइंटमेंट कंपनी शैल ऑब्टेन अ रिटन कंसेंट एंड अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट. अपॉइंटमेंट से पहले तुम क्या करो? अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी ऑब्टेन करेगी अ रिटन कंसेंट एंड अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द ऑडिटर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट. ऑडिटर जो है वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट. प्रपोज अपॉइंटमेंट इज एज पर द एक्ट. प्रपोज अपॉइंटमेंट एज पर द एक्ट है. प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब. 4 बातें हमें कंसिडर करनी है. 3 बातें हमने कर ली है. कौन सी 4 बातें?
प्रायर टू द अपॉइंटमेंट कंपनी तुम नोटिस इन राइटिंग एंड सर्टिफिकेट जो कि ये बताता हूँ कि ऑडिटर जो है वो एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट. द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज पर द एक्ट. द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब एंड द डिस्क्लोजर ऑफ एनी केस विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स. यही सारे पॉइंट ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑडिटर में भी आते हैं जब आप उनका अपॉइंटमेंट करते हो. डिस्क्लोजर ऑफ एनी केस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिस्क्लोजर ऑफ एनी केस विद रिस्पेक्ट. आपको सारी चीजें बतानी है, सारी चीजों का खुलासा करना है, डिस्क्लोजर करना है ऑफ एनी केस, जो भी केस है विद रिस्पेक्ट अगर आपके प्रोफेशनल मैटर से जो रिलेटेड है. डिस्क्लोजर ऑफ एनी केस विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर अगेंस्ट दी ऑडिटर के खिलाफ है, ऑडिट फर्म के खिलाफ है, पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म के खिलाफ है. इन द सर्टिफिकेट क्या वो ट्रू है या फिर ट्रू करेक्ट है या नहीं, इस ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं, कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, ऑडिटर को भी अपॉइंटमेंट जब वो करेगी, और आरओसी को भी विद इन 15 days ऑफ अपॉइंटमेंट इन फॉर्म ADT1. सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट से पहले प्रायर टू द अपॉइंटमेंट कंपनी तुम ऑब्टेन करो रिटन कंसेंट सर्टिफिकेट जो कि ये बताती है ऑडिटर एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर दी डिस्क्वालीफाई नहीं है फॉर दी अपॉइंटमेंट. ना तो डिस्क्वालीफाई एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना ही डिस्क्वालीफाई का कोई क्राइटेरिया है उसके सेक्शन 141 सबसेक्शन 3. Proposed appointment is as per the act. Proposed appointment is within the limit prescribed. Disclosure of any case with respect to the professional matters against the auditor or audit firm or a partner of audit firm in a certificate जो है is true or correct true. Auditor shall company shall inform करेगी auditor को ROC को in 15 days में. Company shall inform the auditor and ROC within 15 days. हम क्या बोलते हैं that कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन्फॉर्म करेगी, कंपनी शेल इन्फॉर्म करेगी द ऑडिटर को एंड आरओसी को. कंपनी शेल इन्फॉर्म द ऑडिटर एंड आरओसी विद इन 15 डेज. ये हमारा थोड़ा इधर चला गया, कोई बात नहीं. 60-30-60 का सैंडविच का पिक्चर नहीं आया लगता, कोई बात नहीं, इसको सैंडविच मानेंगे. और ये पैरा थोड़ा कट गया है. एवरी कंपनी शेल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, कोई बात नहीं, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे. इधर आ गया है. ओहो, ये भी इसमें भी इतनी दिक्कत हुई क्या? इसके साइज में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हम रिटर्न में लिख लेंगे. वो तो क्या, ऑडिटर एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि ऑडिटर एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट एट द every company the auditor is eligible for appointment and is not disqualified as per the act. कोई बात नहीं, ये आ ही रहा है. proposed appointment is within the limit prescribed, is within the limit थोड़ा चला गया. proposed appointment is within the as per the act. appointment is as per the disclosure of any case with respect to professional matter against the auditor, audit firm, partner of audit firm in the certificate is to company shall inform करेगी auditor को भी ROC को भी within 15 days में, within 15 days of appointment in ADT1 में. ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ये पढ़ लेते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 6. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. कैसे अपॉइंटमेंट होगा फर्स्ट ऑडिटर का? How there will be the appointment of first auditor. How there will be the appointment of first auditor का कैसे होगा? Appointment of first auditor in case of a company other than the government company. As per section 139 subsection 6 के according, as per section 139 subsection 6, the first auditor of a company other than a government company shall be appointed by. हम क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट ऑडिटर है फॉर कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड होगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days. So as per section 139 subsection 6, the first auditor of a company other than the government company, the first auditor होगा of a company other than the government company shall be appointed by the board of director within 30 days from the date of registration of the company. Correct? In case of failure by the board of director, it shall inform करेगा member को. Facts of the case क्या managing director of Pigeon Limited himself want to appoint करना चाहते हैं sham practicing chartered accountant को as a first auditor of a company. मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कर सकते ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं. अभी तो हमने बात की है. प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन ये हमें लिखना है ऐसा. फैक्ट ऑफ द केस, प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन एंड देन कंक्लूजन. देन ऑन इंस्टीट्यूट विल गिव मार्क्स टू अस. Section 139 subsection 6 of the Companies Act 2013 lays down that the first auditor of a company shall be appointed by the board of director within 30 days from the date of registration of the company. In the instant case, the proposed appointment of this a practicing chartered accountant and first auditor by the managing director by himself, managing director नहीं कर सकते, board of director को करना है within 30 days from the date of registration.
of the Companies Act 2013, which authorizes the Board of Directors to appoint the first auditor of a company as per Section 139, subsection 6. In view of the above, the managing director of PZIL Limited should be advised not to appoint the first auditor of a company. ना करे वो, ऐसा ना करे. The members of a company shall within 90 days, अगर वो नहीं कर पाते, then 90 days at extraordinary general meeting appoint auditor. The appointed auditor shall hold office till the conclusion of first annual general meeting. जो appointed auditor हो उसे होल्ड करना है तो ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होल्ड करना है. नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, नेक्स्ट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होल्ड करना है. ओके, उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. हाउ देयर विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैसे अपॉइंटमेंट होगा. अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है इन विच अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट के पास हो, या वन और मोर स्टेट के पास भी हो सकती है. एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी. और वो कंपनीज भी आ जाती है जो कि सब्सिडरी हो गवर्नमेंट कंपनी की, तो वो कंपनीज भी गवर्नमेंट बन जाएगी. सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, partly by central, partly by one or more state, and shall also include the company which is a subsidiary of a government company. The first auditor shall be appointed by the Comptroller Auditor General within 60 days from the date of registration. इसमें हमने क्या पढ़ा था, सैंडविच, 60-30-60 का सैंडविच. तो 60 डेज में कौन करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 60 डेज में करेगा. उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस क्या बात करते हैं हम, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस. The auditor of Bharti Petrol Limited, a government company, was appointed by the board of directors. कैसे कर सकता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा ना, within 60 days from the date of registration. Provision and explanation in case of a government company, the appointment of first auditor is governed by the provision of section 139 subsection 7 of the Companies Act 2013, which state that in case of a government company, the first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of registration of a company. Hence, in case of a Bharti Petrol Limited, जो कि government company being a government, the first auditor shall be appointed by the C&AG. Thus, the appointment of first auditor made by the himself is a क्या है, null है, void है, it is null and void. In the case the Comptroller and Auditor General of India, in case the Comptroller Auditor General of India does not appoint such auditor, अगर वो appoint नहीं कर पाता है within the say above said period, if does not appoint, failure नहीं लिखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी language लिखी है, does not नहीं कर पाए, वो तो नहीं कर पाए तो does not appoint such auditor within the said above said period में, within the above the board of director of the company shall appoint करेंगे such auditor within the next 30 days. Further, in case of failure of the BOD to appoint such auditor within the next 30 days, then it shall inform the members. It shall inform करेंगे वो members को. It shall inform the members of the company who shall appoint such auditor within 60 days at extraordinary general meeting. Auditor shall hold the office till the conclusion of first annual general meeting. Auditor shall hold the office till the conclusion of first annual general meeting. Hold करेंगे till the conclusion. Auditor shall hold the office till the conclusion of first annual general meeting. Appointment of subsequent auditor, reappointment of auditor क्या है, appointment of subsequent auditor and reappointment of auditor. Appointment of subsequent auditor in case of non-government company, that is section 139 subsection 1 of the Companies Act 2013 provide that every company shall at first annual general meeting may appoint an individual or firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its sixth annual general meeting. Section 139 subsections 1 of the Companies Act 2013 provide that every company shall at the first annual general meeting appoint an individual or his firm an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of sixth meeting, from the conclusion of that meeting till the conclusion of sixth meeting, and thereafter till the conclusion of every sixth meeting. Hold करेगा from the conclusion of that till the conclusion of sixth meeting, and thereafter to be appointed in every sixth meeting. The following point need to be regarded, and before such appointment is made, company तुम्हें क्या करना है, written consent and a notice in a writing. Written consent चाहिए auditor की, notice in a writing क्या चाहिए, notice in writing.
रिटन कंसेंट चाहिए, रिटन कंसेंट का नोटिस चाहिए, एंड सर्टिफिकेट in accordance with the condition as may be prescribed shall be obtained from the auditor under Rule 4 of the Company Audit and Auditor Rule 2014. The said certificate shall state the following. जो इंडिविजुअल अगर फॉर्म है एज अ केस में भी, हम क्या बोलते हैं, जो इंडिविजुअल है फॉर्म है एज अ केस में भी, द इंडिविजुअल और द फर्म एज अ केस में भी एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट के लिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाई एज पर द एक्ट, एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट के लिए, डिस्क्वालीफाई नहीं है, एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर द एक्ट. So इंडिविजुअल और फर्म एज अ केस में भी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, इज नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं हो फॉर द एक्ट. कौन सा एक्ट के लिए? ना तो डिस्क्वालीफाई हो एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट 1949 के और जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसके अंदर. इंडिविजुअल और फर्म जो भी हो, इंडिविजुअल और फर्म जो भी हो वो एलिजिबल है फॉर दी, एलिजिबल है और डिस्क्वालीफाई नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर. जो प्रपोज अपॉइंटमेंट है इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट. जो प्रपोज अपॉइंटमेंट है दैट द सेम इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट. प्रपोज अपॉइंटमेंट कैसे हो? प्रपोज अपॉइंटमेंट जो है वो एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट हो. जो प्रपोज अपॉइंटमेंट हो इज विद इन द लिमिट लेट डाउन बाय द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट. जो प्रपोज अपॉइंटमेंट हो, ओ माय गॉड चार्जर निकल गया, चार्जर ओके. जो प्रपोज अपॉइंटमेंट हो वो विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड में हो, लिमिट जो भी बताई है, एंड द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, और जो एनी केस हो द पार्टनर और द फर्म, हम क्या बोलते हैं कि प्रोफेशनल मैटर नहीं होने चाहिए, प्रोफेशनल मैटर अगेंस्ट ऑडिटर और द ऑडिट फर्म और पार्टनर इन द सर्टिफिकेट जो भी डिस्क्लोज दैट एनी डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोफेशनल मैटर अगेंस्ट ऑडिटर ऑडिट फर्म एंड पार्टनर इन द सर्टिफिकेट ट्रू और करेक्ट हो. द कंपनी इन्फॉर्म करेगी द ऑडिटर को ऑफ हिज अपॉइंटमेंट का और फाइल करेगी नोटिस ऑफ सच. कंपनी इन्फॉर्म करेगी ऑडिटर को ऑफिस अपॉइंटमेंट को और फाइल करेगी एक नोटिस फॉर द अपॉइंटमेंट को विद द रजिस्टर विद इन 50 days ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर अपॉइंटेड. कंपनी ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगी अबाउट द प्रपोज अपॉइंटमेंट के लिए जो अपॉइंटमेंट हुआ है और फाइल करेगी नोटिस within notice to the register within 15 days of the meeting at which the auditor जिसमें अपॉइंट हो रहा है उस मीटिंग में बताएगी. अपॉइंटमेंट कैसे होगा? हाउ देयर विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? As per section 139 subsection 5, in case of a government company or any other company owned and controlled directly by the central government, state government, partly by central, partly by one or more states, Comptroller or Auditor General of India shall in respect of the financial year, एक फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट करेगा ऑडिटर को ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अंडर दिस एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग तक, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर तक ही अपॉइंट होगा. Therefore, it is to be clearly understood that in case of a government company or company controlled by the auditor, auditor is appointed by the comptroller or an auditor general in the manner provided in section 139 subsection 5, subsequent auditor of a government company. Section 139 subsection 7, that is the first auditor of a government company, is to be remembered that the comptroller and auditor general of India, an independent constitutional authority which audit all the receipts and expenditure of government India and state government, including those body corporation financed by government. यहां तक हो गया. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी क्या होगी? हाउ देयर विल बी द फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी. फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन दीपिका मैम लैंग्वेज, जब भी कैजुअल वैकेंसी की बात होती है तो 3 का फिगर याद आना चाहिए. 3 पत्ती नहीं, 3 का फिगर. 3 का फिगर यानी कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 डील करता है विद द कैजुअल वैकेंसी के साथ. सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 डील करता है विद द कैजुअल वैकेंसी के साथ. कैजुअल वैकेंसी यानी कि अगर आपकी अदर कंपनीज है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, अगर आपकी अदर कंपनीज है अदर देन दी गवर्नमेंट कंपनीज, तो जो भी फिल की जाएगी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विद इन 30 days. और अगर रीजन रेजिग्नेशन है तो अपॉइंटमेंट तो बोर्ड से होगी, उसे अप्रूव किया जाएगा एट द एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होगी. कन्वीन विद इन 3 months में कन्वीन करनी है आपको. कन्वीन द सेम शैल बी, इफ रेजिग्नेशन इज अ रीजन, द सेम शैल बी अप्रूव एट द एनुअल जनरल मीटिंग. कन्वीन विद इन द 3 months. ऑडिटर होल्ड करेगा दी ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक. ऑडिटर जो है वो होल्ड करेगा. क्या कौन मंगा रहा है?
फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी हम क्या बोलते हैं दीपिका मैम की लैंग्वेज में, जब भी कैजुअल वैकेंसी की बात होती है तो 3 का फिगर याद आना चाहिए। 3 का मतलब कि अगर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 अदर कंपनीज है या गवर्नमेंट कंपनी, अदर कंपनी है तो टू बी फिल्ड बाय बीओटी विद इन 30 डेज, फिल करनी पड़ेगी आपको बीओटी के द्वारा विद इन 30 डेज। और इन केस अगर रेजिग्नेशन रीजन है तो द सेम शैल बी अप्रूव किया जाएगा बाय द कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग व्हिच इज कन्वेंड विद इन 3 मंथ। ऑडिटर होल्ड करेगा द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ऑडिटर होल्ड करेगा कब तक? टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो टू बी फिल्ड बाय द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल विद इन 30 डेज। गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो फिल किया जाएगा बाय द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल विद इन 30 डेज। और इन केस ऑफ फेलियर बीओडी शैल फिल विद इन 30 डेज। गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो द सेम शैल बी फिल्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन 30 डेज। और इन केस ऑफ फेलियर बाय द बीओडी तो वो फिल करेगा विद इन 30 डेज। अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं कर पाया तो बीओटी करेगा विद इन 30 डेज। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 बोलता है गवर्नमेंट कंपनी में चाहे कोई सा भी रीजन हो सीएनडीजी करेगा 30 दिन में, अगर वो नहीं कर पाया तो बीओटी करेगा नेक्स्ट 30 डेज में। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर रेजिग्नेशन रीजन है तो पहले आप 30 दिन में बीओटी के द्वारा अप्रूव कराओ, 30 दिन में बीओटी करेगा और अप्रूव करो उसे एजीएम में मेंबर्स जो कि कन्वीन करनी पड़ेगी विद इन 3 मंथ। अदर रीजन है तो बीओटी करेगा। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी क्या होगा? हाउ देयर विल बी द फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा? हाउ देयर विल बी द फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 casual vacancy in the office of an auditor in case of a company other than a government company whose account are subject to audit by an auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India be filled by the board of director within 30 days की फिल की जाएगी by the board of director within 30 दिन में। और इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर, अगर रेजिग्नेशन रीजन है तो अपॉइंटमेंट शैल ऑल्सो भी अप्रूव किया जाएगा बाय द कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग जो कि कन्वीन की जाएगी विद इन 3 मंथ फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड and he shall hold karega the office till the conclusion of next annual general meeting. In the case of a company other than a company whose accounts are subject to audit by the auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India, be filled by the Board of Directors within 30 days. If such casual vacancy is a result of resignation of auditor, such appointment shall also be approved by the company at annual general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board, and he shall hold office till the conclusion of next annual general meeting. In a case of a company whose accounts are subject to audit by the auditor appointed by the Comptroller Auditor General of India to be filled by the Comptroller Auditor General of India within 30 days, it may be noted that in case of C&AG does not fill the vacancy within the set period, the Board of Directors shall fill the vacancy within next 30 days में BOT fill करेगा within next 30 days. Filing of casual vacancy section 139 subsection 8 क्या बोलता है? Other companies and government company to be filled by the BOD within 30 days or in case of resignation appointment by BOD shall be approved by the company at AGM. To be filled by the Comptroller and Auditor General within 30 days. In case of failure, BOD shall fill the vacancy within 30 days. Government company के केस में additional आएगा Comptroller Auditor General of India. Casual vacancy by resignation क्या है? As per section 140 subsection 2 of the Act, the auditor who has resigned from the company shall fill within a period of 30 days. अब क्या होता है? section 140 subsection 2 की कुछ compliances है. Suppose auditor ने resign किया है, auditor ने resign किया, अभी तक हमने क्या बातें की है? एडीटी 1 की बात की है, अब एडीटी 3 आया पिक्चर में। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 बोलता है अगर रिजाइन किया है कंपनी से तो फाइल करना पड़ेगा। तो कंपनी फाइल करेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन में स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फ्रॉम एडीटी 3 विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। हम क्या बोल रहे हैं? कैसे फाइल होगा? तो कंपनी फाइल करेगी 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। अगर रेजिग्नेशन रीजन है कंपनी फाइल करेगी 30 दिन में एक फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्म एडीटी 3 कंपनी को, रजिस्ट्रार को, एडीटी 3 कंपनी और रजिस्ट्रार को। इन केस ऑफ अ कंपनी रेफर टू इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वाली सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, द ऑडिटर शैल आल्सो फाइल अ स्टेटमेंट विद द C&AG अलोंग विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 यानी कि गवर्नमेंट कंपनी का केस है सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो क्या होगा कि आपको एडिशनली C&AG को भी फाइल करनी होगी। एडीटी 3 का जो एप्लीकेशन है वो उसको भी फाइल करनी होगी C&AG कंपनी और रजिस्ट्रार को। इन केस ऑफ फेलियर द ऑडिटर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज और द रेम्युनरेशन ऑफ हिज ऑडिटर। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 का फेलियर आपको पेनल्टी इंडिकेट करेगा, आप अट्रैक्ट हो जाओगे टू द सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 की पेनल्टी में। फेलियर हो जाता है तो ऑडिटर लाइबल होगा टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 और इज रेम्युनरेशन लोअर ऑफ, और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट में 500 रुपए प्रतिदिन 500 पर डे और
मैक्सिमम 2 लाख रुपए होगा, पहले ये तो होगा और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो ये होगा। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन, क्या है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 140 हमने लिखी, ओके की ओके। उसके बाद व्हाट आर दी अदर फैक्ट्स, और सारी चीजें क्या है। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, सी डोनाल्ड को अपॉइंट किया एज ऑडिटर ऑफ पीएस लिमिटेड एट द रेम्युनरेशन ऑफ 30,000। आफ्टर 4 months जो कंटिन्यूइंग सर्विस है, ही कुड नॉट कंटिन्यू टू हिज ऑफिस टू द ऑडिटर, जो कि उसकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब लगी डिस्टेंस प्लेस पे, उसे शिफ्ट करना पड़ा, इस वजह से और उसने रिजाइन कर दिया, और कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग 142 सबसेक्शन 2 तक ऑडिटर ने कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं की। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कंपनी को रजिस्ट्रार को फॉर्म 83 में अगर कैजुअल वैकेंसी रीजन है, रेजिग्नेशन रीजन है, तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, जिस दिन से रिजाइन मारा है, the company shall file अगर who has resigned from the company shall file within a period of 30 days from the date of a statement, ऑडिटर को फाइल करनी थी कंपनी को, रजिस्ट्रार को, ऑडिटर को फाइल करनी थी कंपनी और रजिस्ट्रार को विद इन 30 दिन में। रेजिग्नेशन अगर रीजन था, तो अगर उसने नहीं किया है तो उसे 50,000 और हिज रेम्युनरेशन यानी कि 30,000 लोअर, और यानी कि 30,000 लगेगा, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होता है, और बीच में मैक्सिमम हो सकता है 2 लाख, ना 5 लाख नहीं है, ये फिर से गूगल पे चेक कर लेंगे हम। सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 वाला, ये पुरानी लिमिट लिखी है शायद, तो ये तो आगे से पीडीएफ में ही है, इसको एक बार दोबारा से चेक करेंगे। रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग इफ, ओके हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं, उसके बाद वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। एक रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो रीअपॉइंट हो सकता है एक ऐसी एनुअल जनरल मीटिंग में। हम क्या बोलते हैं, एक रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है एक ऐसी एनुअल जनरल मीटिंग में इफ इज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक रिटायरिंग ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ स्टाफ, एक तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 रोटेशन ऑफ प्रोविजन का लग जाता है, तो वो तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, बट हम उसके अलावा वाली बातें कर रहे हैं कि अगर रीअपॉइंटमेंट की सारी, उसमें रीअपॉइंटमेंट की जब एलिजिबिलिटी हो तो तब कौन अपॉइंट हो सकता है, अगर ही इज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर दी अपॉइंटमेंट, फॉर द रीअपॉइंटमेंट। हम क्या बोलते हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो फॉर द रीअपॉइंटमेंट, इफ इज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर द रीअपॉइंटमेंट, हम क्या बोलते हैं, रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग इफ। एक रिटायरिंग ऑडिटर जो है, रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग में वो रीअपॉइंट हो सकता है। रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग इफ ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर द रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है। एक रिटायरिंग ऑडिटर जो है दैट द सेम में भी रीअपॉइंटेड, हम क्या बोलते हैं, रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो सेम रीअपॉइंटेड हो सकता है एक एनुअल जनरल मीटिंग में इफ इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर द रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई न हो, he has not given the company a notice in writing about his unwillingness to be reappointed, उसने कंपनी को नोटिस नहीं दिया हो, he has not given the company a notice in writing about his unwillingness to be reappointed, and a special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or retiring or providing expressly that he shall not be reappointed। किसी भी तरीके का स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया हो, हैज नॉट बीन पास एट दैट मीटिंग दैट सम अदर ऑडिटर प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड, तो रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ही इज नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं हो फॉर द एक्ट, एज पर द एक्ट ही हैज नॉट गिवन the company notice in writing about his unwillingness to be reappointed, जब वो इच्छुक ही नहीं है तो हमें उसे reappoint कैसे करेंगे, तो उसका unwillingness का notice नहीं जाना चाहिए। and a special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or providing expressly that a retiring auditor may not be reappointed, ये वाली condition नहीं होनी चाहिए, तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। other provision regarding appointment of auditor के at any annual general meeting a retiring auditor reappoint हो सकता है at annual general meeting में if he is not disqualified for the reappointment, he has not given the company notice in writing about his unwillingness to be reappointed, a special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor providing expressly that he shall not be reappointed, when no auditor is appointed at annual general meeting, existing auditor shall continue under section 139 subsection 11, section 139 subsection 11 के according retiring auditor reappoint हो सकता है, but at any annual general meeting no other auditor is appointed, existing auditor shall be continue under section 139 subsection 11 के according continue कर सकता है। बाकी का हम we will discuss under the later video, okay? चल पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।